Hello students, I am Raman Sethi and we are discussing chapter number 9, that is force and laws of motion of 9th class science. Our today's topic is mass and inertia. हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फोर्स क्या होती है, फोर्स के फैक्ट्स क्या होते हैं, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने डिस्कस कर लिया था, इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उसके एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए थे. आज हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ मूव करते हैं. तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पहले कुछ हम चीजें और डिस्कस करते हैं. सबसे पहले मास और इनर्शिया, ये हमारा टॉपिक कल की क्लास का टॉपिक कुछ पेंडिंग रह गया था, छोटा सा टॉपिक है वो डिस्कस करते करता हूँ. मास और इनर्शिया. अब इनर्शिया हमने कैसे डिफाइन किया था कि इनर्शिया एक नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट की, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब ना किया जाए, चेंज करने की कोशिश ना की जाए, मतलब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट. कि किसी अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन या फिर डायरेक्शन की स्टेट को डिस्टर्बेंस क्रिएट करने में रजिस्ट करे. कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसके ऊपर रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश करें तो वो रजिस्ट करें, मोशन में है मोशन से रेस्ट में लाने की कोशिश करें तब भी वो रजिस्ट करें, या फिर डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करें तब भी वो ऑब्जेक्ट रजिस्ट करे. रजिस्ट करे मतलब अपोज करे. उस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? हम इनर्शिया बोलते हैं. तो इसी तरह से और इनर्शिया को मेजर कैसे करते हैं? कि ऑब्जेक्ट के मास से मेजर करते हैं. मास मतलब वजन, कि ऑब्जेक्ट का वजन कितना है, उस वजन के अकॉर्डिंग हम इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा. तो इसी तरह से मास की हम डेफिनेशन देंगे तो मास की डेफिनेशन रहेगी कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. कि ऑब्जेक्ट की इनर्शिया को माप लो तो क्या होगा? आपका मास होगा. मास को आप कैसे मापते हैं? एक फिजिकल बैलेंस का यूज करके हम दुकान पे मेजर करते हैं मास. तो मास और इनर्शिया के बीच में रिलेशन क्या? हमारा टॉपिक था मास एंड इनर्शिया. मास एंड इनर्शिया टॉपिक का नाम था, तो इसका मतलब कि हमें मास और इनर्शिया में रिलेशन एस्टेब्लिश करनी थी. रिलेशन क्या है? कि मास और इनर्शिया जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मतलब अगर इनर्शिया ज्यादा होगा तो मास ज्यादा होगा, इनर्शिया कम होगा तो मास भी कम होगा. या फिर इसका उल्टा कह सकते हो कि अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा. ओके, तो इट मीन्स कि अगर आपके पास, मैं आपको बोलूं कि एक फुटबॉल है आपके पास, उस फुटबॉल को आपने अपने पैरों से किक करना है, तो आप फुटबॉल अपने पैरों से किक करोगे तो इजीली किक कर पाओगे, फुटबॉल दूर जाकर गिरेगी. लेकिन उसी फुटबॉल के साइज का आपके पास कोई रोक होती तो उस रोक को आप किक करोगे तो क्या होगा? तो आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे. ऐसे ही है ना. तो यानी कि मास और इनर्शिया एक दूसरे से रिलेटेड है. अगर मास कम था फुटबॉल का तो इनर्शिया भी कम था, जिसकी वजह से हम उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को इजीली चेंज कर पाए फोर्स लगाकर अपने पैरों से. लेकिन उसी साइज का अगर हमारे पास रोक थी तो रोक का मास ज्यादा था, तो मास ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर इनर्शिया भी ज्यादा था. तो इनर्शिया ज्यादा था तो हमने उतनी ही फोर्स लगाई जितनी फुटबॉल पर लगाई थी. तो उतनी फोर्स लगाने पे हम उस रोक को मूव नहीं कर पाए, बल्कि हमें खुद को ही चोट लगी. तो यानी कि इनर्शिया ज्यादा है तो मूव करना मुश्किल हो गया, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना डिफिकल्ट हो गया. ओके, तो इसी तरह से कोई हैवी ऑब्जेक्ट होगा तो हैवी ऑब्जेक्ट को रोकना भी मुश्किल होगा. अगर आपके पास एक बॉल आ रही है, उस बॉल को आपने कैच करके रोक लिया या उसके रास्ते पे आगे खड़े हो गए तो आपने उस बॉल को रोक लिया. अब उसकी स्टेट ऑफ मोशन को रेस्ट पे आप इजीली ले आए क्योंकि उसका मास बहुत कम था. लेकिन वही अगर एक आपके सामने ट्रक चलता हुआ आ रहा है या कोई बस आ रही है आपके सामने चलती हुई, तो आप उसको सामने से रोक लोगे क्या? नहीं रोक पाओगे ना, क्योंकि उसका मास ज्यादा है. मास ज्यादा है तो इट मीन्स उसके अंदर इनर्शिया भी ज्यादा है. इनर्शिया ज्यादा है तो हमें उसको रोकने के लिए, उसकी स्टेट ऑफ मोशन को रेस्ट में लाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की नीड पड़ेगी, जिस फोर्स को हम अकेला एक पर्सन नहीं लगा सकते. ओके, तो अब हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा मोमेंटम से रिलेटेड है. तो मोमेंटम क्या होता है सबसे पहले तो वो जान लेते हैं. तो इसके पहले आपको कुछ एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपके पास कोई एक पेपर का पीस लेकर उस पेपर को क्रश करके एक बॉल बना ली जाए, उस पेपर की बॉल को आपके ऊपर जितनी मर्जी जोर से फेंक कर मारा जाए तो क्या आपको उसके से कोई चोट पहुंचेगी? क्या नहीं पहुंचेगी ना. तो क्योंकि उसके अंदर मास बिल्कुल नहीं है, मास बिल्कुल नेग्लिजिबल मास है, हल्का सा पेपर है, और उसकी वेलोसिटी कितनी मर्जी हो, कितनी मर्जी तेज स्पीड से हमारे ऊपर आकर टकराए तो हमें उससे ज्यादा कोई चोट नहीं पहुंचेगी. इसी तरह से अगर आपके सामने कोई ट्रक खड़ा है और वो ट्रक जस्ट खड़ा है, मोशन में नहीं है, तो आपके सामने ट्रक खड़ा है तो क्या आपको उसको देखकर डर लगेगा? क्या आपको उससे कोई नुकसान है?
तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको कोई हार्म नहीं कर रहा वो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वही ट्रक मूव करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, चाहे वो बिल्कुल लो स्पीड पर आ रहा हो, तो क्या आपको डर लगेगा? तो यस, डेफिनेटली डर लगेगा, आप उससे साइड पर हट जाओगे, क्योंकि उसके अंदर मास भी आ गया और वेलोसिटी भी आ गई। मास मतलब उसके अंदर वजन भी था और वेलोसिटी भी आ गई, चाहे वेलोसिटी बिल्कुल कम हो तब भी। इस तरह से एक बुलेट है, एक बुलेट आपके सामने एक गन के अंदर पड़ी है, तो गन के अंदर जब बुलेट है तो उसके आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वही बुलेट गन से फायर कर दी जाए, आपकी तरफ आए, तो उस गन बुलेट का जो मास था बहुत कम था, लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, तब भी आपको डर लगेगा उससे, तभी आपको हार्म होगा उससे। तो ये क्या है कि अब मैंने जितने भी आपको एग्जाम्पल्स बताए, उन सब एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा है कि जो काम अकेला मास नहीं कर पा रहा, एक बॉल, पेपर की बॉल जो बनाई थी वो बिल्कुल छोटी सी थी, मास उसमें नेग्लिजिबल था, सिर्फ वेलोसिटी थी उसमें, ठीक है, वेलोसिटी थी, मास नहीं था। और जो बुलेट की बात करी हमने, तो बुलेट के अंदर मास बहुत कम था, लेकिन जब उसको फायर कर दिया तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी उसके अंदर। और जो ट्रक की बात करी, ट्रक के अंदर अकेला ट्रक ने काम नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर मास था लेकिन वेलोसिटी नहीं थी, जब रेस्ट कंडीशन में था। लेकिन वही ट्रक जब मोशन में आ गया तो मास भी हो गया, उसमें वेलोसिटी भी हो गई। मतलब जो काम अकेला मास नहीं कर सकता, जो काम अकेला वेलोसिटी नहीं कर सकती, वो काम दोनों जने मिलकर कर सकते हैं, मास और वेलोसिटी मिलकर कर सकते हैं। और मास और वेलोसिटी जब मिल जाते हैं तो उससे क्या बनता है? मोमेंटम। तो मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। कि ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट करके जो भी क्वांटिटी हमारे पास आएगी, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो मोमेंटम हमें क्या इंडिकेट करता है कि किसी ऑब्जेक्ट की पावर ऑफ मोशन को इंडिकेट करता है कि मोशन कितना हाईली इफेक्टिव तरीके से हो रहा है। तो मोमेंटम को डिनोट करने के लिए हम पी सिंबल यूज करते हैं। तो मोमेंटम का डेफिनेशन की अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा? मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। और सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो मोमेंटम के लिए हमने लिख दिया P, मास के लिए लिख दिया M, वेलोसिटी के लिए लिख दिया V। तो P इक्वल टू M इंटू V, दोनों मिलकर क्या बन गए? P इक्वल टू mv। तो हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला होगा, आपको याद रखना है। ओके, अब मोमेंटम के ऐसे यूनिट्स की बात करें कि मोमेंटम को मेजर किसमें करेंगे। मोमेंटम की जो क्वांटिटी का आंसर आएगा, उस क्वांटिटी के साथ यूनिट क्या लिखेंगे, तो वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि मास के ऐसा यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम। मास के ऐसा यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी के ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करना है तो किलोग्राम और मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल्स, मैंने आपको इस टॉपिक की स्टार्टिंग में ही आपको मोमेंटम के कुछ एग्जांपल्स दे दिए ऑब्जेक्ट की, तो फिर भी मैं कुछ आपको और एग्जांपल दे देता हूँ कि एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग मोमेंटम। ये वो एग्जांपल है ऐसे ऑब्जेक्ट्स के जिनके अंदर मोमेंटम है। कैसे? कि कोई छोटा ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई स्टोन हो सकता है या फिर बुलेट हो सकती है। स्टोन या बुलेट, उनका मास बहुत कम होता है, लेकिन जब उनको बहुत तेजी से फेंका जाए तो हमारे को वो नुकसान कर सकते हैं, हमारी तरफ तेजी से उनको शूट किया जाए हमारे नुकसान कर सकते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल आपके लिए डिस्कस हो गई कि स्मॉल ऑब्जेक्ट स्टोन भी हो सकता है, बुलेट भी हो सकती है, कोई और कोई चीज भी हो सकती है, जिसको आपकी तरफ बहुत ग्रेट वेलोसिटी के साथ फेंका जाए या शूट किया जाए तो आपको नुकसान करेंगे वो। तो उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्मॉल स्टोन के अंदर या स्मॉल बुलेट के अंदर क्या था? मोमेंटम था, बहुत ज्यादा मोमेंटम था। ओके, सेकंड एग्जांपल हमारा कि एक बहुत ज्यादा तेज स्पीड से अगर कोई व्हीकल आ रहा है, उस व्हीकल के अंदर भी, मूविंग व्हीकल के अंदर भी मोमेंटम होगा। तो अगर कोई बात आओ कि जब दो व्हीकल मूव कर रहे होते हैं तो उनका एक्सीडेंट अगर होता है तो एक्सीडेंट ज्यादा कब होता है? जो उन दोनों व्हीकल्स की स्पीड कम होती है उस टाइम पे एक्सीडेंट हो तब नुकसान ज्यादा होगा, या फिर जब दोनों व्हीकल्स की स्पीड ज्यादा हो तब नुकसान ज्यादा होगा? क्या होगा आपका आंसर? तो आपका आंसर क्या होगा कि जब दोनों ऑब्जेक्ट्स की स्पीड ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो उस केस में जब आपस में टकराएंगे, एक्सीडेंट होगा, तो उस केस में उनका नुकसान दोनों व्हीकल्स का ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर मोमेंटम ज्यादा था। तो जितना ज्यादा मोमेंटम था तो उतना उनको उनके एक दूसरे के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएंगे वो, और जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना एक दूसरे का नुकसान ज्यादा करेंगे। ओके, इसलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि रोड पे चलते टाइम पे अपनी स्पीड को लिमिट में रखो। एक्सेस लिमिट में चलाओगे तो एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा होंगे और नुकसान भी ज्यादा होगा अगर एक्सीडेंट होता है तो। अगर लो स्पीड पे हुए, एक्सीडेंट हो भी गया अगर, तो नुकसान तो कम होगा ना, एटलीस्ट जान तो बच सकती है हमारी। ओके, तो ये हो गया मोमेंटम का टॉपिक हमारा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है वो डिस्कस करते हैं।
तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन्स सेकंड लॉ बोला जाता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन साइंटिस्ट ने दिया था तो इसलिए इसके नाम क्या दिया, न्यूटन लग गया, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में था तो मोशन में आ सकता है, मोशन में था तो रेस्ट में आ सकता है, मतलब उसकी, या फिर अगर वो किसी भी स्पीड से चल रहा है तो उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। ऐसा ही होगा ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगा दी तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दी तो स्पीड कम हो जाएगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है। अब जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो पक्का एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब हमने फोर्स कितनी लगाई और एक्सेलरेशन कितना जनरेट हुआ, उन दोनों का आपस में रिलेशन है। तो उस रिलेशन को शो करने के लिए हमारे पास ये क्या बन गया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ में क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स कितनी लगाई जा रही है और ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा। यहाँ से आपके पास फोर्स का फॉर्मूला निकल कर आएगा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का मेजर कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखने से पहले हम न्यूटन के सेकंड लॉ की डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड law of motion, force, the rate of, according to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum is directly proportional to applied unbalanced force in the direction of force। क्या होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर वेलोसिटी चेंज होगी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता था, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो मास और वेलोसिटी का जब मोमेंटम प्रोडक्ट है तो उससे क्या होगा कि जब मास और वेलोसिटी चेंज, दोनों में से एक भी चीज चेंज होगी तो मोमेंटम में चेंज आएगा। अगर हमने बोला कि वेलोसिटी में चेंज आएगा फोर्स लगाने पर, तो मास तो सेम रहा लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब मोमेंटम में चेंज डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम में कितना चेंज आया है उसकी रेट, मतलब मोमेंटम में चेंज होने की स्पीड कितनी है, वो प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनल होगी मतलब डिपेंड करेगी किसकी, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, कितनी हम फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली उस फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके हम फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं इसको साफ कर दूं एक बार। डेरिवेशन फॉर द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है, कैसे बनेगा, यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हमने देखा, हम लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, लेट एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास इक्वल्स टू m। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जिस वेलोसिटी से वो ऑलरेडी चल रहा है, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जिस इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी को हम क्या बोल देंगे, u से डिनोट कर दिया हमने। ओके, तो अब जब हमने फोर्स लगाई, फोर्स कितनी लगाई, F, लेट फोर्स अप्लाइड
जो हमने उस ऑब्जेक्ट जो कि u वेलोसिटी से मूव कर रहा था जिसका मास m था, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाई F न्यूटन की, ठीक है। तो अब फोर्स लगाने पे वेलोसिटी में चेंज आया, अब वेलोसिटी चेंज होकर नई वेलोसिटी बन गई, उस नई वेलोसिटी की वैल्यू कितनी ले ली हमने, v ले ली, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको हमने ले लिया v से डिनोट कर दिया हमने। तो अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, फोर्स भी है और मास भी है। तो वो फोर्स लगाई कितनी टाइम के लिए, उसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ अप्लाइंग फोर्स। दैट टाइम फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड। वो टाइम ले लिया हमने t, जितनी देर के लिए हमने फोर्स लगाई। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि चेंज इन इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, पहले ये बताओ, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, उसको हम इनिशियल मोमेंटम को p1 से डिनोट कर देते हैं, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। हमने दो मोमेंटम निकालने हैं, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, इसलिए इनिशियल मोमेंटम को हमने p1 से डिनोट कर दिया। अब मोमेंटम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, मास m है ऑब्जेक्ट का और वेलोसिटी अब हमने इनिशियल मोमेंटम निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी u, तो m इनटू u क्या होगा हमारा इनिशियल मोमेंटम। इसी तरह से अगर फाइनल मोमेंटम निकालेंगे तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स लगाने के बाद कितना मोमेंटम हुआ ऑब्जेक्ट के अंदर, जब वेलोसिटी चेंज हो गई, उस मोमेंटम को हमने नाम दे दिया p2 का। अब p2 क्या होगा, फाइनल मोमेंटम है तो फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होगा, मास तो ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होगा ना, तो मास कितना ही है m इंटू, अब v करेंगे हम m इंटू v फाइनल मोमेंटम, m इंटू u इनिशियल मोमेंटम। अब मोमेंटम में चेंज कितना आया, हमने चेंज इन मोमेंटम देखना है, चेंज इन मोमेंटम। अब हमारे पास मोमेंटम में चेंज क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है हमारे पास m इंटू वी एंड इनिशियल मोमेंटम है m इंटू यू। अब दोनों में से m कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, m इंटू वी माइनस यू। लेकिन हमने क्या कैलकुलेट करना है, डेफिनेशन में क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल की, अप्लाइड फोर्स की। तो यानी कि हमें चेंज इन मोमेंटम नहीं चाहिए, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकाली जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना चेंज इन मोमेंटम आया है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो m इंटू वी माइनस यू तो था हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, उसको जब हमने टाइम से डिवाइड कर दिया तो बन गया हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गई हमारे पास m इंटू वी माइनस यू बाय में t। ओके, अब हमने क्या करना है, फोर्स निकालनी है। अब देखो, अब हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसकी डेफिनेशन का यूज करो। न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, कि जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा है वो फोर्स जितनी हम लगाएंगे उस फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब लिखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो F है, F मतलब फोर्स, वो प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को प्रोपोर्शनल बोलो फोर्स की, चाहे फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की प्रोपोर्शनल बोलो, एक ही बात है। अब ये जो मैंने सिंबल लगाया L की तरह, ये L नहीं है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल का साइन, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, तो ये ध्यान से लगाना है आपने। तो F प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये साइन इंडिकेट करता है कि फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ऊपर डिपेंड कर रही है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हमारे पास एक रूल है कि जब हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाकर इक्वल का साइन लगाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है। उससे पहले हम इसकी वैल्यू कर लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट करी है, m इंटू वी माइनस यू बाई में t। ओके, अब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाकर इक्वल का साइन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, f इक्वल्स टू, अब इसके साथ क्या आ जाएगा,
कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। वो कांस्टेंट क्या है? के इंटू एम इंटू वी माइनस यू बाय में टी। ओके, तो अब ये के क्या चीज है? आप लिखोगे वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये। तो ये कहां से आया हमारे पास? जब प्रोपोर्शनल के साइन को डाके इक्वल लगाया तब हमें ये एज ए गिफ्ट मिला है। तो इस गिफ्ट को संभाल कर रखना है आपको, ठीक है। तो अब f प्रोपोर्शनल टू f इक्वल्स टू क्या होगा? मार्कर राइट हो गया। f इक्वल्स टू क्या होगा? अब k इंटू m। अब देखो ये v माइनस यू बाय में t, ये जो टर्म बन रही है ये क्या चीज है? v माइनस यू बाय में टी क्या होता था? एक्सेलरेशन होता था ना आपके पास। इस v माइनस यू बाय में टी की जगह पे आप क्या लिख दोगे? a फॉर एक्सेलरेशन। f का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया? f इक्वल्स टू k इंटू m इंटू a। ओके, ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला बन गया। लेकिन जो फिजिक्स के अंदर क्या होता है, जितने भी कांस्टेंट आते हैं इन सब की वैल्यूज जो होती है वो एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा साइंटिस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हमें सिर्फ इस वैल्यू को रटना होता है, इसकी वैल्यू कितनी है। तो अब हमें ये पता है कि इस फॉर्मूले के अंदर जो k की वैल्यू होगी उस k की वैल्यू 1 है, बट k इज इक्वल टू 1। अब ये k1 कहां से आया इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताना, कोई बात नहीं करनी, बस हमें इसकी सिर्फ वैल्यू याद रखनी कि k की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड वैल्यू है। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? f इक्वल टू k की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो m इंटू a आ जाएगा ओनली। फोर्स का फॉर्मूला बन गया हमारे पास m इंटू a। f फोर्स इक्वल टू m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास पूरा कंप्लीटली हमने डिराइव कर दिया, प्रूव करके दिखा दिया कि फोर्स का फॉर्मूला f इक्वल टू m इंटू a होता है। कैसे प्रूव किया? यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये डेरिवेशन आपको अच्छी तरह से करके रखनी है। इस फोर्स के फॉर्मूले के ऊपर आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और ये पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, कि फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाओ या फोर्स के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करके दिखाओ। ओके, तो अब साफ कर दो मैं इसको, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया m इंटू a, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करते हैं, ये न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला बना है, इस सेकंड लॉ का यूज करते हुए, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ड्राइव करके दिखाते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होगा? अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन आपको याद होगी, हमने बोला था कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी में रहेगा वो, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहने की टेंडेंसी में रहेगा, या फिर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा। तो इस चीज को प्रूव करते हैं हम फोर्स का फॉर्मूले का यूज करके। तो लेकिन वो कब होता था? जब अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए तब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई तो इसका मतलब क्या है? फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0। तो सिंपली स्टार्ट करो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम दिखाते हैं न्यूटन की सेकंड लॉ का यूज करके, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में सिर्फ डेफिनेशन थी, न्यूमेरिकल नहीं था। न्यूमेरिकली प्रूव करके दिखा देंगे हम इस चीज को, क्योंकि हमें देखो पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। जहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाय में टी। अब अगर हम इस फोर्स की जगह पे 0 वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि हमारी एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इफ f इक्वल टू 0, अगर f की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 0 इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू बाय में t। तो ये m इंटू टी डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड में हो जाएंगे, तो पलट जाएंगे, तो 0 इंटू टी बाय m इक्वल टू वी माइनस यू। अब ये सारी टर्म क्या बन जाएगी? 0, तो 0 इक्वल टू वी माइनस यू। तो 0 इक्वल टू वी माइनस यू जब आ गया मेरे पास, तो मैं u इधर नेगेटिव में उधर लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो u इक्वल टू v। तो u और v इक्वल आ जाएंगे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की इक्वल आ गई। इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी
इक्वल आ गई। तो जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इक्वल आ गई, तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था ऑलरेडी, मान लो अगर वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो फोर्स नहीं लगी, तो इसके बाद इसका मतलब जितना मर्जी टाइम बीतता जाए फाइनल वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। मतलब ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। और अगर मैं ये मान के चलूं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल भी 0 होगी। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, मतलब इनिशियली रेस्ट पे था, तो फाइनली भी वो रेस्ट पे ही रहा। तो मतलब ऑब्जेक्ट को मोशन में था तो वो मोशन में रहा, रेस्ट पे था तो रेस्ट में रहा। जब हमने u और v इक्वल प्रूव कर दिया, तो इट मींस हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रूव हो गया यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, ये टॉपिक हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा क्रिकेट के अंदर जब कोई बॉल फील्डर के पास आ रही होती है, तो बॉल जो फील्डर बॉल को कैच करता है तो कैसे कैच करता है, तो वो ऐसे तो नहीं कैच करके पकड़ा था ना भी हाँ मैं ऐसे हाथ करके खड़ा हूँ, बॉल मेरे हाथ में आगे गिर जाए। तो क्या करता है, जैसे ही बॉल उसके पास आनी शुरू होती है तो अपने बॉल को कैच करने, जैसे ही बॉल उसके डायरेक्शन में आती है हाथ की, तो अपने हाथ को थोड़ा पीछे की तरफ हटाता है। तो क्यों हटाता है अपने हाथ को पीछे की तरफ, क्योंकि जैसे ही बॉल उसके हाथ में आएगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। पहले वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में बॉल आई तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो इमीडिएटली 0 हो जाएगी। लेकिन अगर वो अपने हाथ को पीछे करेगा थोड़ी देर तक, तो क्या होगा, उसको बॉल की वेलोसिटी को 0 करने में कुछ टाइम मिल जाएगा। अब वेलोसिटी 0 होने में टाइम लगा, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, a = b - u by में t। अब t और a एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के अपॉन में आ रहे हैं। तो जब टाइम ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए क्या किया, उस बॉलर फील्डर ने बॉल को कैच करते टाइम अपने हाथ को पीछे हटाया, ताकि टाइम ज्यादा मिले उसको वेलोसिटी को 0 करने में। तो जब बॉल की वेलोसिटी 0 होने में ज्यादा टाइम लगेगा तो एक्सेलरेशन जो होगा वो कम होगा, और एक्सेलरेशन कम होगा तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन कम है तो फोर्स भी कम होगी। तो जब फोर्स कम होगी तो उसके फोर्स लगनी कहां पर थी, उसके हाथों पर ही तो लगनी थी ना, बॉल की वजह से उसके हाथों पर फोर्स लगनी थी फील्डर के। तो जब फोर्स उसके हाथ पे कम लगेगी तो उसको चोट भी कम लगेगी। लेकिन वो ऐसे ही करके खड़ा रहता, बॉल उसके पास आगे टकराती तो फोर्स ज्यादा लगती और उसके हाथ को चोट ज्यादा लगनी थी। ओके, तो ये अपने आप पे लगने वाली फोर्स के इफेक्ट को कम करने के लिए वो बॉलर फील्डर जो है वो अपने हाथ को पीछे की तरफ हटाते हैं। इसी तरह से जो एथलीट होते हैं, वो एथलीट जब जंप करते हैं तो जिस जगह पे वो जंप करते हैं, तो वो जो जंप करने वाली लोकेशन होती है उनकी, उस जगह पे कुशन बेड रखा होता है, कुशन रखे होते हैं, या फिर सैंड बिछाई होती है, मिट्टी बिछाई होती है, पक्का फर्श पे नहीं जंप करते वो। तो ऐसा क्यों, क्योंकि वो सैंड पे या कुशन बेड पे जब जंप करेंगे तो उनको जैसे उस पर जंप करेंगे तो थोड़ा प्रेस हो जाएगा, तो उससे उनकी वेलोसिटी एकदम से 0 नहीं होगी, वेलोसिटी को 0 होने में कुछ टाइम मिल जाएगा। अब वेलोसिटी 0 होने में जब टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, तो फिर से वही बात, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन कम होगा। जब एक्सेलरेशन कम होगा तो फोर्स भी कम होगी, और फोर्स कम होगी तो उसके पैरों पर चोट जो है कम लगेगी, चोट नहीं लगेगी। तो इस तरह से वो अपने आप को सेफ्टी रखने के लिए कुशन बेड पे या सैंड पे जंप करते हैं। तो ओके, तो यहाँ तक हमारा आज हमने डिस्कस कर लिया मोमेंटम क्या होता है, मास एंड इनर्शिया डिस्कस किया, फिर मोमेंटम डिस्कस किया। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन देखी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके हमने फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन के फॉर्मूला जो आया था हमारे पास, फोर्स का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का यूज करके हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया, और अब हमने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स भी देख लिए। तो आज का टॉपिक यहीं तक फिनिश करते हैं हम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।